आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला, शिवायन की रचना नरसिंह दास वैष्णव ने की है। दूसरा, सुंदरलाल शर्मा ने दान लीला की रचना की है। तीसरा, झरना छायावादी कविताओं का प्रथम संग्रह था। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केवल दूसरा। मतलब दूसरा जो कथन है, सुंदरलाल शर्मा ने दान लीला की जो रचना की है, यह कथन सत्य है और बाकी जो कथन है वो असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, केवल दूसरा। अब है अगला प्रश्न, पद्मश्री से सबसे पहले सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं। ए, हबीब तनवीर, बी, पंडित मुकुटधर, सी, श्रीमती तीजनबाई, डी, राजमोहिनी देवी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, श्रीमती तीजनबाई। श्रीमती तीजनबाई जो हैं वो सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान से सम्मानित महिला हैं, जिन्हें मुख्य रूप से पांडवानी गायन कला के कारण उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब है हमारा अगला प्रश्न, विमल कुमार पाठक की रचना है। ए, गवई के गीत, बी, जय छत्तीसगढ़ी, सी, छत्तीसगढ़ गीत और कविता, डी, सुघर गीत। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, गवई के गीत। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, जले रक्त से दीप किसकी रचना है। ए, रघुवीर अग्रवाल, बी, विद्याभूषण मिश्र, सी, कपिलनाथ कश्यप, डी, विनोद कुमार शुक्ल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, विनोद कुमार शुक्ल। अब है हमारा अगला प्रश्न, कनवा लेगे कान किसकी कृति है। ए, महत्तर राम साहू, बी, कपिलनाथ कश्यप, सी, अशोक वाजपेयी, डी, ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, महत्तर राम साहू। अब है अगला, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान है। ए, रायपुर, बी, खैरागढ़, सी, राजनांदगांव, डी, महासमुंद। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, खैरागढ़। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो जन्म है वो खैरागढ़ में हुआ था और इनका जन्म जो है वो 27 मई 1894 में इनका जो जन्म है वो हुआ था। और ये मुख्य रूप से एक अध्यापक, लेखक और एक पत्रकार थे और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे कि बख्शी ग्रंथावली, कुछ बिखरे पन्ने, विश्व साहित्य, ये उनकी कुछ रचनाएं हैं। और जो पद्मलाल पुन्नालाल जो बख्शी जी जो थे वे मुख्य रूप से साहित्य प्रेमी और कवि थे और उन्होंने साथ ही कई पत्रिकाओं का जो है प्रकाशन किया था, जिसमें से एक है सरस्वती जो पत्रिका जो है उसकी जो प्रकाशन जो है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने की थी। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, नागलीला की रचना की गई है। ए, 1893 ईस्वी में, बी, 1993 ईस्वी में, बी, 1994 ईस्वी में, सी, 1995 ईस्वी में, डी, 1996 ईस्वी में। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, 1996 ईस्वी में। अब है अगला, येरुंग पेंग का अर्थ है, यह एक आदिवासी भाषा है या आदिवासी शब्द है। ए, 7 देवताओं को पूजने वाला, बी, 6 देवताओं को पूजने वाला, सी, 5 देवताओं को पूजने वाला, डी, ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 7 देवताओं को पूजने वाले को कहते हैं येरुंग पेंग। अब है अगला, पेडुल को बस्तर में कहा जाता है। ए, विवाह, बी, जन्म, सी, धर्म, डी, ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, विवाह। पेडुल जो है वो विवाह को कहा जाता है बस्तर में। अब है अगला, निम्न में से विवाह पद्धति है। ए, दूध लौटावा, बी, गंधर्व, सी, हट, डी, ये सभी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। दूध लौटावा है, गंधर्व विवाह है, हट विवाह है, ये सभी विवाह की पद्धतियों के नाम हैं। अब है अगला, लमसेना जाना किस विवाह को कहा जाता है। ए, क्रय विवाह को, बी, गंधर्व विवाह को, सी, विनिमय विवाह को, डी, सेवा विवाह को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, सेवा विवाह को। सेवा विवाह को
लमसेना जाना कहा जाता है, जिसमें जो लड़का होता है वो लड़की के घर जाकर रहता है। और क्रय विवाह का मतलब ये होता है कि वधु प्राप्त करने के लिए लड़के पक्ष को एक विशेष रूप से मूल्य स्वरूप लड़की के घर वालों को देना, लड़की के घर वालों को, जो लड़का पक्ष जो है वो लड़की के घर वालों को विशेष मूल्य देता है और फिर विवाह होता है। गंधर्व विवाह जो है वो मुख्य रूप से गंधर्व विवाह, इसे प्रेम विवाह भी कहा जाता है। सी है विनिमय विवाह। विनिमय विवाह में क्या होता है कि विनिमय की जो इसमें मुख्य रूप से ये होता है कि जो लड़का जो होता है इसमें मुख्य रूप से लड़का जो होता है उसका विवाह जिस लड़की से होता है उस लड़की के भाई से उस लड़के की बहन का विवाह होता है, तो इसे विनिमय विवाह कहा जाता है। और साथ ही से गुरावट विवाह भी कहा जाता है, इसे गुरावट विवाह भी कहा जाता है। इस पद्धति में मुख्य रूप से ये होता है कि लड़के की बहन से लड़के की जो पत्नी होती है उसके भाई से उसका विवाह होता है। अब है अगला, गुरावट विवाह किस विवाह को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विनिमय विवाह। विनिमय विवाह को गुरावट विवाह कहा जाता है। अब है अगला, हठ विवाह को बैगा जाति में कहा जाता है। ए ढुकू विवाह, बी छठ विवाह, सी पोटा विवाह, डी बैठुल विवाह। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, बैठुल विवाह। इसे पैठुल भी कहा जाता है, पैठुल विवाह भी कहा जाता है। अब है अगला, पोटा विवाह कहा जाता है। ए गंधर्व विवाह को, बी अपहरण विवाह को, सी विधवा विवाह को, डी हठ विवाह को। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गंधर्व विवाह को। अब है अगला, पायसोतुर को कहा जाता है। ए विनिमय विवाह, बी अपहरण विवाह, सी दूध लौटावा, डी गंधर्व विवाह। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, अपहरण विवाह। पायसोतुर जो विवाह होता है उसे अपहरण विवाह के नाम से भी जाना जाता है। अब है अगला प्रश्न, टेबू शब्द का अर्थ होता है। ए मत करो, बी नियम का पालन, सी धार्मिक आस्था, डी आज्ञा मानना। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, मत करो। टेबू का शाब्दिक अर्थ होता है मत करो या ना करो। अब है अगला, मड़ई किसकी उपजाति है? ए गैंगा, बी कोरबा, सी कोल, डी गोड़। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, गोड़। गोड़ जनजाति की ही एक उपजाति है जिसे मड़ई के नाम से जाना जाता है, या मड़ई जो है वो मुख्य रूप से गोड़ जनजाति की ही एक अन्य उपजाति है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। कथन ए, भाटा एवं भर्री मिट्टी पर निरंतर कृषि संभव नहीं है। कारण आर, सिंचाई के अभाव क्षेत्र में इसका विस्तार जो है वो अधिक है। कूट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही हैं, ले एवं आर ए की सही व्याख्या है। मतलब जो कथन है हमारा, भाटा एवं भर्री मिट्टी का निरंतर कृषि संभव नहीं है क्योंकि सिंचाई के अभाव क्षेत्रों में इसका विस्तार जो है वो अधिक है। ये कथन क्या है? सत्य है। अब है अगला, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। ए, राज्य में सर्वाधिक उत्पादन चावल का होता है। दूसरा, चावल का प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 2160 किलोग्राम है। तीसरा, चावल की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ये सभी। मतलब जो हमारा कथन पहला, कथन दूसरा, कथन तीसरा है, ये सभी कथन क्या है? सत्य हैं। अब है अगला, निम्न कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करिए। पहला, खरीफ की फसल मई से जुलाई के मध्य बोई जाती है। दूसरा, ज्वार, चावल, सरसों जायद की फसल है। तीसरा, रबी की फसल नवंबर में काटी जाती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, केवल तीसरा। मतलब कथन तीसरा जो है वो असत्य है और बाकी जो कथन है, पहला
खरीफ की फसल मई से जुलाई में बोई जाती है, ये कथन सत्य है। और ज्वार, चावल, सरसों जायद की फसल है, यह कथन भी क्या है, सत्य है। अब है अगला, निम्न पर विचार कीजिए तथा सही कथन चुनिए। पहला, चावल की खेती के लिए तापमान 20 से 27 अंश डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। दूसरा, चावल राज्य की प्रमुख फसल है। तीसरा, गेहूं राज्य की मुख्य फसल है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। मतलब हमारा पहला और जो दूसरा कथन है दोनों कथन सत्य है, लेकिन जो तीसरा कथन है वो सत्य नहीं है। अब है अगला, कोदो कुट की फसल है, ए रबी की, बी खरीफ की, सी जायद की, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, खरीफ की। अब है अगला, चावल अनुसंधान केंद्र स्थापित है, दुर्ग, बी बिलासपुर, सी रायगढ़, डी रायपुर। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रायपुर। अब है अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कौन सा कथन सही नहीं है बताइए। तो पहला है, कोदो कुटकी राज्य की प्रमुख उपज है। दूसरा, इसकी खेती बीजापुर में होती है। तीसरा, इसका व्यापारिक केंद्र दंतेवाड़ा है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, केवल पहला। मतलब के जो पहला जो कथन है, कोदो कुटकी राज्य की प्रमुख उपज है, ये कथन सत्य है और बाकी असत्य है। अब है अगला, गेहूं की प्रति हेक्टेयर उपज है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब है अगला, राज्य का प्राचीनतम पशु बाजार कहाँ स्थित है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए रतनपुर, बी बिलासपुर, सी दुर्ग, डी बस्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रतनपुर। अब है अगला, राज्य का सबसे बड़ा पशु बाजार किस जिले में स्थित है। ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी कांकेर, डी धमतरी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रायपुर में।